नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में हम रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों का। दिल्ली हावड़ा रूट पर कल से अगले 8 दिन तक ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। प्रयागराज मंडल के सोमनाथ स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान गाजियाबाद से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को गाजियाबाद से खुर्जा के बीच रोका जाएगा। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं इस मामले पर उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार का कहना है कि 14 अप्रैल को नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस, नई दिल्ली भुवनेश्वर एक्सप्रेस, नई दिल्ली गया एक्सप्रेस, नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस और आनंद विहार भागलपुर को 20 मिनट के लिए मारीपट और खुर्जा के बीच रोका जाएगा। इनके अलावा बात करें तो लखनऊ नई दिल्ली एक्सप्रेस को 17 और 18 अप्रैल को टुंडला में 45 मिनट और पूरी आनंद विहार एक्सप्रेस को 15 से 60 मिनट तक के लिए रोका जाएगा, जिसमें आने वाले कुछ दिनों में यात्रियों को काफी ज्यादा तकलीफ भी होने वाली है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बीते कल में स्कूलों में कोरोना के नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि नोएडा में डीपीएस समेत 5 स्कूलों में 8 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में 2 छात्र और एक शिक्षिका भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। आपको बता दें कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूल में कोरोना फैलता जा रहा है। पिछले 3 दिन में कोरोना से 32 छात्र और शिक्षक के रूप में नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। बीते कल में खदान के बाद से डीपीएस समेत 5 स्कूलों में 8 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा पूरे गौतम बुद्ध नगर में 20 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 8 मरीजों की आयु 18 वर्ष से कम की बताई जा रही है। वहीं इस मामले पर अभिभावकों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, जेबीएम स्कूल, श्रीराम मिलेनियम और समरविल के बच्चों में संक्रमण की बात कही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और स्कूल इस तरह की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। सिर्फ डीपीएस ने 2 मामलों की पुष्टि की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित पाए गए सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है। किसी में फिलहाल गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं। सभी का इलाज भी किया जा रहा है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों में जो संक्रमण है कोरोना का वो फैलने लगा है। इसकी वजह से चिंताजनक स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों की अगर हम बात करें तो उनको 3 दिन के लिए फिलहाल बंद भी कर दिया गया है, जहां एक और 2 साल बाद स्कूल खुले और फिर से कोरोना के मामले आने के बाद 3 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया। तो दिल्ली एनसीआर में कोरोना के जो मामले हैं वो अब काफी तेजी से रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बात करें तो कुल 32 बच्चे जो हैं कोरोना की चपेट में आ गए हैं। स्कूल खुलने के बाद से एक बार फिर से स्कूलों में कोरोना के जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों में आपको बता दें कि कुछ छात्र व टीचर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बार फिर से स्कूलों में भी अब चिंताजनक स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश भर में भी कोरोना के मामले हैं तो उनमें भी अब रफ्तार देखने को मिल रही है। कई और राज्य के भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि 2 साल बाद स्कूल खुले और स्कूल खुलने के तुरंत बाद ही कोरोना के मामले आने शुरू हो गए, ये चिंताजनक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में स्कूल प्रशासन कितना तैयार है, स्कूल प्रशासन को क्या कुछ फैसला लेना होगा कि कोरोना के जो मामले हैं वो थमे, ऐसे क्या कुछ एक्शंस जो है वो ले सकते हैं जिससे कोरोना के जो संक्रमण है उसमें कमी आए, साथ ही साथ कोरोना के मामले भी सामने ना आए। क्या स्लॉट डिवाइडेशन नहीं हो सकता है जिसमें कम बच्चे रहें और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, क्योंकि 2 साल से हम ये देख रहे हैं जहां बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। और 2 साल बाद अगर स्कूल खुला है तो फिर से 3 दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है जो बनती हुई नजर आ रही है, जहां नोएडा और गाजियाबाद में हम बात कर रहे हैं 3
3 दिनों के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। चूंकि कोरोना के जो मामले हैं वो काफी तेजी से स्कूल में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई बच्चे और टीचर्स जो है वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते स्कूल्स बंद किए गए हैं कि कोरोना के जो मामले हैं वो और ज्यादा ना फैले। इसको लेकर के ये फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, आखिरकार स्कूल कब तक बंद होते रहेंगे? कोरोना पर लगाम कैसे लगेगी? स्कूल प्रशासन क्या कुछ फैसले ले रहा है जिससे कोरोना के मामले सामने ना आए? क्या कुछ सावधानियां प्रशासन को बरतनी होगी? स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या रोड मैप तैयार किया गया है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पिछले 3 दिनों में अगर हम बात करें तो 32 बच्चे जो हैं, इसमें शिक्षक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं और वहीं गाजियाबाद से हमारे संवाददाता नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत से जानना चाहूंगी। अजीत, फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इस बारे में भी हमें जरा जानकारी दीजिए। जी कनिका, बताना चाहूंगा जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी लगभग 2.5% से ज्यादा की पॉजिटिविटी रेट आनी शुरू हो गई है। फिलहाल दिल्ली में अभी जगह जगह सावधानी की बरतने की तैयारियां शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी जो दिल्ली का जो माहौल है वो भी सामान्य ही नजर आ रहा है। जी कनिका, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वहां पर प्रशासन कितना तैयार है। स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में ऐसी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की जा रही है जिससे बच्चे जो हैं वो अब कोरोना की चपेट में ना आए? चूंकि अगर हम 15 साल से कम के बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अब खतरा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जी कनिका, बताना चाहूंगा भले अगर मैं बात करूं प्रशासन की, तो अभी प्रशासनिक स्तर पर कोई खास सावधानियां या फिर कोई खास इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई बात करें स्कूल में, जिस तरीके से आपने बात करी, तो स्कूल में जरूर बच्चे न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बल्कि मास्क भी लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। और हर वो सावधानी जो कोरोना के मद्देनजर बरतनी चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट द्वारा हर वो सावधानियां बरती जा रही है, ताकि जो दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में जो हाल ही में जो केस आए, तो दिल्ली में वो स्थिति ना बन सके। जी बिल्कुल। वहीं गाजियाबाद से हमारे साथ नितिन बने हुए हैं, नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, गाजियाबाद में तो हम देख रहे हैं कि स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर कोरोना के मामले स्कूल्स में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल्स को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। और क्या कुछ फैसला है जो स्कूल प्रशासन अब लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं तो बेहद जरूरी है। आ रहा है। पहले भी जो निजी स्कूलों के 5 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, और अभी फिलहाल एक जयपुरिया स्कूल वसुंधरा में, उसमें भी एक 10वीं का छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अगर हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक बात करें तो उनके मुताबिक गाजियाबाद में अब तक 9 छात्र एक्टिव हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं जो तीनों स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और जब हम गाजियाबाद के जो इलाके में वसुंधरा में जयपुरिया स्कूल है, जहां पर हम पहुंचे, हमने उनकी प्रिंसिपल से बात की, तो उनके द्वारा बताया गया है कि पूरे स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, और पूरी तरीके से जिस तरीके से मतलब जो बसें हैं उनको भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभी स्कूल है, फिलहाल 4 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है, और उसी के बाद जब स्कूल को पूरी तरीके खोला जाएगा, 4 दिन के बाद स्कूल को खोला जाएगा, अगर पूरी स्थिति अगर कंट्रोल में रहती है। सब मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव बच्चे के संपर्क में आए हैं,
उनको भी पूरी तरीके से उनकी स्कैनिंग की जा रही है और उनकी भी जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है, तो जब हमने अभिभावकों से भी बात की है जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, तो उनका भी बिल्कुल इसी तरीके से साफ कहना है कि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं बच्चों में भी कहीं डर का माहौल दिख रहा है, और जो अभिभावक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस कोरोना काल के बाद में काफी लंबे के समय के बाद में जब स्कूल खुले हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक उत्साह था। वही जानना चाहेंगे नितिन, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि पेरेंट्स में भी जो डर है वो कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्कूल 2 साल बाद खुले हैं, ऐसे में क्या 2 सालों के अंदर व्यवस्थाएं भी नहीं हो पाई प्रॉपर? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से 2 साल का जो वक्त था काफी लंबा रहा, जब स्कूल सभी बंद रहे थे कोरोना काल में, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो व्यवस्था होनी थी वो सही, कहीं ना कहीं व्यवस्था में कोई चूक हुई है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार पॉजिटिव हो पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगातार पहले भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो गाइडलाइंस लगातार यही गाइडलाइन दे रहा था कि जब स्कूल खुले हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सावधानियां या ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतना है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा और गाजियाबाद में लगातार एक से एक दूसरे स्कूल में बच्चे कहीं ना कहीं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है और अभिभावकों में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। जी बिल्कुल, अजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। अजीत, अगर हम दिल्ली के स्कूल्स की बात करें तो दिल्ली में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डराती हुई नजर आ रही है। बच्चों के पेरेंट्स में भी जो डर है वो देखने को मिल रहा है, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी अब डरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाओं का जब हमने जायजा लिया, वहाँ के अपने शिक्षकों से जब हमने बात किया, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जब दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में जिस तरीके से केस आए, तो यहाँ पर भी अब लोग खासतौर से अगर मैं बात करूँ शिक्षक खासतौर से सावधानियां बरत रहे हैं और तमाम जो कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है। चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजर की बात हो या अन्य कोई गाइडलाइन की बात हो, हर वो गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है ताकि दिल्ली में ऐसी कोई स्थिति ना बने और इससे पहले ही सभी जो सावधानियां बरती जा सके ताकि दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में रहे। जी कनिका। अजीत, अगर हम ताज़ा अपडेट दिल्ली का ले लें तो अभी कोरोना के कितने मामले हैं जो वहां पर सामने आ रहे हैं, और बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर के क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं 18 साल से ज़्यादा बच्चे हों या बुजुर्ग हों उनके लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है और तमाम लोगों ने वैक्सीनेशन भी ले लिया है। और 12 से 15 के बच्चों के बीच में भी हमने देखा है, लेकिन 12 से कम साल के बच्चों की अगर हम बात करें तो इनके लिए स्वास्थ्य विभाग क्या व्यवस्था कर रहा है? जी बताना चाहूंगा कनिका, जिस तरीके से हमने बात करी, अगर हम कोरोना की वैक्सीन की बात करें तो जैसा कि अब हाल ही में अभी बूस्टर डोज की बात आई, तो बूस्टर डोज की भी अब शुरुआत हो चुकी है। 18 से ऊपर के सभी लोग अब बूस्टर डोज ले सकते हैं और हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि जो दिल्ली में तमाम लोगों को जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि निःशुल्क बूस्टर डोज मिलनी शुरू हो जाएगी। खैर ये अभी प्रशासनिक स्तर पर है कि कब मिलेगी, लेकिन अगर हम बात करें जो भी एक सुविधा शुल्क के हिसाब से अगर हम बात करें तो दिल्ली में बूस्टर डोज अब लोग ले सकते हैं। 18 से प्लस की बात करें तो अगर हम बात करें 12 से ऊपर की, तो सभी तमाम जगह पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों में तमाम उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कई स्कूलों में खास तौर से तभी परमिशन दी जा रही है जब वो कोरोना की वैक्सीन लगा चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें 12 से नीचे की, तो अभी सरकार ने इसको लेकर के कोई वैक्सीन को लेकर के कोई नई बात अभी आगे जारी नहीं की है, इसलिए अभी हमें कहना शायद हमारा जल्दबाजी होगा कि क्या रहेगा वैक्सीन का 12 से नीचे के बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम बात करें जैसा कि कोरोना के केस की, तो अभी नया बुलेटिन जारी नहीं हुआ, लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली में 2.5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट आ गया है, यानी कहीं ना कहीं अब दिल्ली में भी धीरे धीरे चिंता का माहौल बनता जा रहा है। जी कनिका। बिल्कुल, एक बार नितिन का और रुख कर लेते हैं। नितिन, अगर हम बात करें तो फिलहाल 3 दिनों के लिए स्कूल्स जो हैं उनको अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या ये जो तारीख है वो और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कोरोना के मामले इतनी जल्दी थम नहीं सकते हैं?
बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है। बता देता हूँ कि जिस तरीके से जो आपने सवाल किया है ये लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने स्कूल के प्रिंसिपल से भी हमने बात की है तो उनका भी बिल्कुल साफ यही कहना है कि अगर जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव बच्चे के संपर्क में आए हैं उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का भी यही कहना है, क्योंकि उन बच्चों का भी टेस्ट किया जा रहा है। अगर कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि जो वो बच्चे हैं अगर वो स्वस्थ निकलते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल को खोलने की कवायद की जाएगी। अगर वो बच्चे भी कोई ना कोई अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो कहीं ना कहीं स्कूल को काफी लंबे समय तक बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि गाजियाबाद में अब तक 3 स्कूलों को बंद कर दिया चुका है, क्योंकि अब तक जो गाजियाबाद में एक्टिव केस है 9 छात्र एक्टिव हैं जिनकी जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रशासन है कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर लगातार चेतावनी दे रहा है, स्कूलों को लगातार स्टिक दिए जा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से एहतियात बरतें और लगातार बच्चों को मास्क या सैनिटाइज करने की जरूरत है। जी बिल्कुल नितिन, 3 बजे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और मैं चाहती हूं कि आप स्कूल के मैनेजमेंट को लेकर के इस कार्यक्रम में शामिल हो। हम उनसे बातचीत करेंगे या फिर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके साथ हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इसको लेकर के आप तैयार रहिएगा। फिलहाल आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के मौके पर लेफ्ट और एवीपीपी के से जुड़े छात्रों के बीच मारपीट को लेकर के बीते कल में कैंपस में दिन भर गहमा गहमी बनी रही। वहीं दोनों छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए हैं। साथ ही लेफ्ट छात्र संगठन ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया और पूरे मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की है। वहीं एवीपीपी ने पूरे मामले में जांच की मांग रखी है और कैंपस में सद्भावना यात्रा भी निकाली है। आयसा का कहना है कि कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री पंडित ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, हालांकि अपना मांग पत्र उन्होंने सौंप दिया है। उधर जामिया मिलिया इस्लामिया में भी लेफ्ट छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जेएनयू कैंपस में दोनों पक्षों के बीच दिन भर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहे, लेकिन शांति भी बनी रही है। दोनों छात्र संगठनों के नेता पूरे मामले की जांच करवाने की बात कह रहे हैं ताकि दोषियों को सजा दिलवाई जा सके। एबीवीपी जेएनयू इकाई के मंत्री उमेश चंद्र अजमीरा ने कहा कि हमने जेएनयू प्रशासन को शिकायत पत्र देकर के पूरे मामले की प्रोटोकॉलियल जांच करवाने की भी मांग की है ताकि कैंपस में हिंसा फैलाने वाले अराजक तत्वों को सजा मिल सके। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से थोड़ी राहत मिली है। बीते मंगलवार को आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की वजह से तापमान में भी गिरावट हुई है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो रहा था, लेकिन मंगलवार को इसमें गिरावट के बाद अधिकतम तापमान सामान्य से 3 ज्यादा 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 16 अप्रैल तक ये राहत बरकरार रहेगी। मौसम विभाग के महानिदेशक आर.के. जैनामणि का कहना है कि 2 पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश या गरज के साथ बारिश होने के आसार नजर नहीं आएंगे। बादल छाए रहने के कारण दिल्ली के तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान ठंडी हवाएं भी चलेंगी। इसके बाद फिर से तापमान के साथ साथ गर्मी में इजाफा होगा और लू चलने की संभावनाएं भी रहेंगी। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप भी निकलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी पृथला खंजरपुर के पास एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि कार सवार ने पहले एक बाइक सवार को रौंदा और उसके बाद आइसक्रीम के ठेले को टक्कर मारते हुए कार सवार दंपत्ति को टक्कर मारी, जिसके बाद तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे 2 लोगों को भी रौंद डाला, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। इस घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। कार को कब्जे में लेकर के आगे की जांच फिलहाल प्रशासन ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कार चालक ओवर स्पीड में कार को भगा रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है।
तो नोएडा से मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कार सवार व्यक्ति ने 7 लोगों को एक साथ रौंद डाला। नोएडा सेक्टर 113 का ये पूरा मामला है, जिसमें उसने सड़क चल रहे 2 लोगों को भी जोरदार टक्कर मारी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कुल 7 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई है और 4 की हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार का मामला पहला ही नहीं है। ग्रेटर नोएडा में इस तरीके के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और इस तरीके के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई भी नहीं की जाती है। देखना ये होगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो आगे की जाती है। खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ताहिर, बात करें तो ये बेहद दर्दनाक हादसा है और ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है। लगातार ग्रेटर नोएडा में इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस हादसे में कुल 7 लोगों को रौंदा गया, जिसमें से बेहद दुखद खबर ये है कि एक व्यक्ति की इसमें जान भी चली गई है। देखिए, बिल्कुल कनिका, आपको बता दूं कि नोएडा का मामला है, जहां एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार सवार ने जो है 7 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पहले एक कार सवार दंपति को जो है कार चालक जो है टक्कर मारता है और जब इतने से भी गाड़ी की रफ्तार कंट्रोल नहीं हो पाती है तो आगे चल रहे एक बाइक सवार को जो है टक्कर लगती है। इसके बाद बाइक सवार के आगे चल रहे 2 युवकों को जो है जोरदार टक्कर के बाद गाड़ी अचानक से जो है बंद हो जाती है। हादसे के बाद चारों तरफ चीख-पुकार मच जाती है। वहां मौजूद लोग जो है वो कार चालक को पकड़ लेते हैं और इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां एक युवक को जो है डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है, जबकि 6 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। देखने वाली बात यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है और उन हादसों में अब पुलिस कर्मी भी जो है शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्कॉर्पियो सवार महिला के द्वारा एक पुलिस कर्मी को जोरदार टक्कर मार दी गई। ये दूसरी घटना थी जहां पर जो है पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी गई। टक्कर लगने के बाद पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही मामलों में जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार तेज रफ्तार के चलते हादसों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। हालांकि मेरे जो परिवहन विभाग है उनके अधिकारियों से मेरी बात हुई है, साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है, जिस पर साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि वाहन चालक अगर गलत तरीके से जो है वाहन चलाता हुआ पाया जाता है या तेज रफ्तार से वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो पहले उसके खिलाफ चालान की प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद अगर दोबारा ऐसे ही जो है पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जमीनी स्तर पर यह कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती, जिसके चलते तेज रफ्तार से जो चलने वाले वाहन चालक हैं वो वाहनों को दौड़ाते हुए नजर आते हैं और हादसों की संख्या को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल ताहिर, देखना होगा क्या अधिकारी जो दावा ठोकते हैं जमीनी स्तर पर इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रेटर नोएडा में एक बिजनेस पार्टनर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने ही बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दी। बता दें कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम होने के बाद से आज सैकड़ों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर के मृतक के शव को दादरी कोतवाली ले जाया गया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की बात करते हुए मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर घर भेजा और बताया ये जा रहा है कि मृतक जीतू ने 1 लाख रुपए उधार दिलाए थे, जिसको लेकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल भी कर रही है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश शासन ने चीनी उद्योग, गन्ना विकास और आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर बुसरेड्डी ने दौरा किया है
और आबकारी विभाग के मेरठ जोन के सभी अधिकारियों को एक बैठक ली है। वहीं मुख्य सचिव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूर्व में किसानों के गन्ने को फसल को लेकर के और उनके भुगतान को लेकर के किसानों को लोग परेशान करते हैं, लेकिन अब किसानों के गन्ने के भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। साथ ही किसानों के गन्ना फसल का बीमा भी कराया जाता है। इसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। जहाँ मौका मिलता है तो इसमें हम लोगों ने ना संस्थागत सुधार किया। संस्थागत सुधार में क्या किया है? संस्थागत सुधार में हमने जो किया है वो संस्थागत सुधार में हमने एक जो पहले जहाँ मौका मिलता है दिल्ली के आनंद पर्वत स्थित कठपुतली कॉलोनी के एक कैंपस में बीते कल में आग लगने से हाहाकार मच गया। आग की चपेट में लगभग 42 कैंपस जलकर के खाक हो गए और बताया जा रहा है कि लोग मामूली रूप से हुए जख्मी भी इसमें बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद 19 फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया। वहीं आग किन कारणों से लगी अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग से कैंप में रह रहे 42 परिवारों के कपड़े और सामान के साथ कैश सब कुछ जलकर के राख हो गया। ट्रांजिट कैंप बना हुआ है और इसके अंदर हमें कॉल मिली थी 14:12 कि घर के अंदर आ गए। यहाँ पहुँचने पे पता चला कि आग ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा कॉल आने पे हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो बढ़ाई गई। टोटल इसको बेकेट कैटेगरी की फायर डिक्लेयर किया गया है और इसमें 19 गाड़ियाँ जो है दिल्ली फायर सर्विस। कैजुअलिटी अभी तक मैंने पूछा है लोगों से, किसी ने बताया नहीं है। बाकी किसी को अगर छोटी मोटी चोट होगी तो वो डिटेल हमारे जो लास्ट क्रू होता है वो कलेक्ट करता है। और टोटल जो लोगों ने बताया यहाँ पे 42 जो है ये कैंप ट्रांजिट कैंप की जो झुग्गी टाइप है इसमें। स्टॉप टाइम क्या था कॉल लगने का? 14:12 में ये कॉल हुई थी और इसका जो स्टॉप मैसेज है वो 13:55 हाँ, आग अभी कंट्रोल में है। कूलिंग ऑपरेशन अभी हमारा थोड़ी देर चलेगा क्योंकि वो काफ़ी सारा रबल है, उसको पूरा हटा करके और ठंडा करके उसके बाद ही हमारी गाड़ियाँ। मेरा बहुत नुकसान हो गया। हमने लौंडिया के लिए 1 रुपया करके जोड़ के रखा। कैसे आग लगी? दुकान लगाते थे हम वहाँ पे। आग कैसे लगी? आग की कैसे? पता नहीं, हम यहाँ थे नहीं, पांडु नगर में थे। सही समय से गाड़ी फायर अधिकारी आए तो फायर वाले कोई टाइम पे नहीं आया? नहीं, हम टाइम पे नहीं थे, हम पांडु नगर गए हुए थे, हमारा ताला पड़ा हुआ था। कोई टाइम पे नहीं आया। कितना भी दिया आग लगने? जब आग लग गई तो हम आए यहाँ पर। चोट वगैरह भी आई? चोट नहीं आई हमारे खन, किसी के भी चोट, ताला पड़ा था ना शादी के लिए। अब सारे उसी में हमने ढुका के रख दिए थे आदमी से चुरा के। बताओ बेटी की शादी कैसे करेंगे? बताओ मालिक। सारे चले गए पैसे मेरे, कुछ भी नहीं मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। कौन देगा? सरकार देगी। लगाते थे ना बाहर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।